हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे इतिहास, जो बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो किताबें चलाई जा रही हैं उसके अंतर्गत हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैदिक संस्कृति अर्थात वेदों का जो काल था, उस समय का जो काल था जब वेद थे, तब की संस्कृति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इन वेदों के माध्यम से हमको क्या जानकारी मिलती है और हमारे लिए कितनी उपयोगी है, इसके कौन कौन से प्रश्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसमें ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक, तो हमको वैदिक साहित्य का जो ज्ञान होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेदों से हम आर्यों की राजनीति, व्यवस्था, समाज, धर्म, कला, इतिहास आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेद हमको आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और आर्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। चलिए आगे देख लेते हैं इसके क्या पॉइंट बनते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अवसान मतलब होता है समाप्ति। ठीक, इस शब्द का मतलब होता है, ये प्रश्न पूछा गया था कि अवसान का क्या अर्थ होता है, तो अवसान का मतलब होता है समाप्ति। जो प्राकृतिक तरीके से कोई चीज़ समाप्त हो जाती है, चाहे वो भूकंप के माध्यम से हो, महामारी के माध्यम से हो। यहाँ पर समाप्त होने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है तो उसको हम अवसान कहते हैं। ऐसा माना जाता है, प्रायः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। जब किसी संस्कृति का विकास होता है तो डेफिनेटली किसी एक संस्कृति का ह्रास होने के पश्चात ही उस संस्कृति का विकास होता है, ऐसा लोग मानते हैं। इतिहासकार मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य कहाँ से भारत आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। जबकि अन्य इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य थे वो मुख्यतः भारत के ही निवासी थे। ठीक, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार यह माना जाता है कि मध्य एशिया से आए हुए जो व्यक्ति थे वो आर्य कहलाए। इसीलिए मैक्स मूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से हुआ। ठीक, जो भारत में आर्य सभ्यता है उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? सप्त सैंधव से। ठीक, सप्त मतलब होता है 7, सैंधव माने नदियों के किनारे बसी हुई, यानी कि 7 नदियों के किनारे बसे हुए प्रदेशों को हम आर्य समाज या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो नदियाँ हैं सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ये वो मुख्य नदियाँ हैं जिसमें आर्य समाज की उत्पत्ति हुई और ये आगे बढ़े। ठीक, ये मुख्य नदियां हैं सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ये सप्त नदी से कहा जाता है। इसे सप्त सैंधव घाटी भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ तथ्य देखने को मिलते हैं जो कहाँ कहाँ विकसित हुए उसे देख लेते हैं। इसमें ब्रह्मवर्त कहाँ स्थित है? लगभग दिल्ली के आसपास। ठीक, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवत कहते हैं। ब्रह्म ऋषि, गंगा और यमुना के द्वाब को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। आर्यवर्त, हिमालय से विंध्याचल प्रदेश तक का क्षेत्र जो होता है वो आर्यवर्त कहलाता है। ठीक, इन सब चीज़ों को प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गंगा यमुना के द्वाब को वैदिक संस्कृति में क्या कहा जाता था, तो ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को वैदिक संस्कृति में क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। हिमालय के विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र क्या माना जाता था? आर्यव्रत। ये प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल तरीके से। प्रश्नों की कठिनाई को हम इंटर की स्तर से देखेंगे और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की किताबें। ठीक, फिर दक्षिणापर्थ जो होता है, दक्षिणापर्थ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण की ओर का जो क्षेत्र है उसे हम दक्षिणापर्थ कहते हैं। चलिए हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये उत्तरापर्थ यानी कि उत्तर में, दक्षिणापर्थ यानी कि नीचे दक्षिण में, उत्तरापर्थ यानी कि ये वाला भाग, दक्षिणापर्थ ये वाला भाग। ठीक,
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मवर्त, जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पास मान लेते हैं, ठीक। और एक और पढ़ा था, हम लोगों ने ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का द्वाब। तो गंगा यमुना का द्वाब यानी कि मैदानी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये गंगा यमुना का द्वाब माना जाता है, उत्तर भारत में स्थित है। इस प्रकार हम क्षेत्रों का वर्णन करके पढ़ लेते हैं। आर्यों का भारत में विस्तार माना जाता है इसको, ठीक। वो कहाँ कहाँ थे, यानी कि हम देख लेते हैं कि संपूर्ण भारत में आर्यों का जो भारत में विस्तार है वो उत्तर भारत में भी था, मध्य भारत में भी था और दक्षिण भारत में भी था। संपूर्ण रूप से देख सकते हैं कि आर्यों का विकास लगभग पूरे भारत में माना जाता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से काल थे? मुख्यतः प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का होता है। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसलिए इसको बांटने का उद्देश्य क्या था? इसको बांटने का उद्देश्य था ताकि हम सरलता से पढ़ सकें। जब तक वेद रहे हमारे जीवन में तो उसे ऋग वैदिक काल यानी कि वेद रहे तो उसे वैदिक काल के अंदर रख के बांट लिया गया। अभी उत्तर वैदिक काल यानी कि पुराने और नए में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको पढ़ने में आसानी प्राप्त हुई, ठीक। अब आर्यों का जन यानी कि जो आर्य जन थे उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते थे, वो कैसे रहते थे। जन मतलब यहाँ पर मानव जाति से है, ठीक। आर्य के समाज में जो जन है वो मानव जाति से संबंधित है। इसलिए हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या मुख्य पॉइंट है। आर्य कबीले में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? कबीले में रहते थे। प्रश्न सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि आर्य कैसे रहते थे, तो कबीलों में रहते थे। इनमें कवियों का नाम, मुखियों का नाम होता था। और ये कबीले जो होते थे वो किसके नाम पे होते थे? ये कबीले होते थे या तो कवियों के नाम पे होते थे या मुखियों के नाम पर होते थे, ठीक। आर्यों की ये पहचान थी कि वो कबीले में रहते थे और कबीले का नाम किस पे निर्धारित किया जाता था? या तो कवियों के नाम पे या फिर मुखियों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बांटा जाता था, पहचान होती थी उनकी, ठीक। आर्यों के कबीले को जन कहा जाता था। आर्य का जो कबीला था उसको जन कहा जाता था। आर्य का जो कबीला था उसको जन कहा जाता था। वेद में हमें पुरुजन, तुसरजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है, ठीक। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, इन तीनों का नाम दे दिया जाता है और साथ में किसी एक चीज़ का नाम और दे दिया जाता है, तो आपको टिक करना होता है। तो हमें पुरुजन, तुर्सजन और भरतजन की जानकारी मिलती है, ठीक। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी माना जाता था। जो राजा होता था वो जन का स्वामी कहलाता था। किसमें? ऋग्वेद में। एक जन में कई विष होते थे। एक जन में कई विष होते थे यानी कि विषों को कलेक्ट करने के बाद एक जन बनता था, ठीक। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विष के मुखिया को क्या कहा जाता था? विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। अब यहाँ पर ग्रामों को भी दिया गया है कि कई ग्राम मिलते थे। कई ग्राम मिलने के बाद जब गांव मिल जाते थे, जब कई गांव मिल जाते थे तो विष बन जाते थे, ठीक। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक। ग्राम का भी प्रमुख होता था, जैसे हमारे यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं उसी तरीके यहाँ पास ग्रामीणी कहे जाते थे, ठीक। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित होते थे। जो ग्राम कुल होते थे वो ग्रह में विभाजित होते थे। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलाप या गृहपति कहा जाता था। सिंपल तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि गृहपति को क्या कहा जाता था? कुलाप कहा जाता था, ठीक। मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलाप कहा जाता था या गृहपति कहा जाता था। ये जो शब्द छोटे छोटे दिए गए हैं इसी से प्रश्न बनते हैं। आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है अगर आपको वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। तो सिंपल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न काम के आते हैं, काम के होते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल में भी जन स्थायी रूप से निवास करता था। उत्तर वैदिक काल में भी जो व्यक्ति था वो स्थायी रूप से रहता था, ठीक। और उसके रहने के कारण थे उसमें एक राजा होता था, ठीक। राजा के लिए क्या भूमिकाएं हैं, उसकी क्या योग्य थे, उसकी क्या काम थे, ये देख लेते हैं। राजा, ठीक। वैदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था? वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। राजा का प्रमुख कारण लोगों की रक्षा करना। इसका कार्य था जो वो क्या था? लोगों से रक्षा करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना होता था। यानी कि जो राजा के काम आज के समय में था, यानी कि प्राचीन समय में हम मान लेते हैं कि अशोक के समय में जो था वही काल वैदिक काल में भी माना जाता था कि वो युद्ध की रक्षा करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, युद्ध में सेना का नेतृत्व करते थे। ये सब काम इसके थे राजा के। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था, ठीक। पहले जो प्रारंभ था यानी कि शुरू में इसका चुनाव कौन करता था? सभा करती थी।
उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। पहले इसको चुना जाता था, यानी कि जो ये राजा था इसके अंदर योग्यता रही होगी, उसको चुना जाता रहा होगा। उसके पश्चात वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तित हो गया, ये वंशानुगत पूर्ण वंशानुक्रम हो गया, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक, इस प्रकार की वंशानुगतता चालू कर दी गई थी। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इकाई दी हुई है जन, जन के नीचे कौन होता था? विष, विष के नीचे कौन होता था? ग्राम, ग्राम के नीचे कौन होता था? कुल। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन 4 भागों में बांटा गया था वैदिक काल को, जन, विष और ग्राम। इन चारों भाग, और जन का अधिकारी कौन होता था? राजा। विष का विषपति, उसके बाद ग्राम का ग्रामीणी, उसके बाद कुल या ग्रह का कुलाप या ग्रहपति। अर्थात ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसी से प्रश्नों का प्रादुर्भाव होता है। ठीक, जन के नीचे क्या होता था दे सकते हैं आपको। कैसे दे देंगे? दे देंगे श्रेणी में बनाने के लिए, और 4 दे देंगे कि A B C D, इसको क्रम से लगाइए। तो हम लोग को क्रम से लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे कि जन देखेंगे, विष देखेंगे, जन देखेंगे, जन के नीचे विष, विष के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सार्वजनिक जीवन में देखा जाए तो सबसे ऊपर जन रहता था, यानी कि लोग रहते थे। फिर लोगों का एक अध्यक्ष होता था जिसे विष कहते थे। विष के नीचे कौन होता था? ग्राम होता था। ग्राम के नीचे कौन होता था? कुल या ग्रह होता था। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे राजा। इसके अध्यक्ष राजा होते थे। इसके विष को, विषपति के अध्यक्ष कौन होता? विषपति होता था। ग्राम का कौन होता था? ग्रामीणी होता था। उसके बाद ग्रह का, ग्रह कुलपति का कुलाप या ग्रहपति को कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं बनी थी। अब राजा क्या कार्य कर रहे हैं? यानी कि जो चुने जाते थे तब की बात कर रहे हैं। राजा को पर नियंत्रण रखने के लिए सभा समिति का नामक संस्था का गठन किया जाता था। जैसे आज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी को एक उच्च अधिकारी बना दिया जाता है, लेकिन उसका निगरानी करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ चुनना पड़ता है, किसी न किसी को बैठाना पड़ता है। ठीक, जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों के उपहार प्राप्त करता था। अब ये उपहार जो है, इसको हम उपहार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें कर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, यहाँ उपहार शब्द का उपयोग हुआ था, तो इसलिए हम उपहार कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो उपहार जो होता है वो कर ही होता है। ठीक, या उपहार को बिल भी कहा जाता है। अब यहाँ बिल कह देते हैं, सॉरी बलि भी कहा जाता है। उपहार के मामले में ये बलि लेते थे कि अगर वैदिक काल में अगर जन का खर्चा चलाना है, जन के लिए जो पैसे की उपयोगिता है जो मिल रही है, वो क्या करते थे? उपहार लेते थे। उपहार किस प्रकार लेते थे? या तो बिल बलि के माध्यम से ले लेते थे, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार से वो कर ले सकते थे। ठीक, यहाँ पर बिल होना चाहिए था। बिल के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, घोड़ा आदि ये सब चीज़ें लेते थे। आभूषण, यहाँ पर घड़े की जगह पे घोड़ा होना चाहिए था। आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखते वक्त थोड़ा सा ही कर लीजिएगा। आभूषण और गाय प्राप्त करते थे। यानी कि जो राजा होता था वो इन सब चीज़ों की उपयोगिता रखता था कि राजा को जन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी, वो उपहार कर लगाता था या बलि लेता था। बलि में वो बलि के रूप में वो अनाज, घी, वस्त्र, घोड़ा, आभूषण, गाय आदि को प्राप्त करता था। ठीक, किसी समस्या को सुलझाने के लिए, जब कोई समस्या होती थी उसको सुलझाने के लिए वो क्या करते थे? लगभग 70 से 80 लोग एक सभा बनाते थे। अब कोई समस्या हो जाती थी तो उसमें निवारण करने के लिए वो क्या करते थे? 70 से 80 लोगों की एक सभा होती थी। उस सभा के माध्यम से ये कार्य प्रारंभ किए जाते थे और उसका निवारण करने का प्रयास किया जाता था। ठीक, जिसमें 5-6 लोग विशेष आसन पर ग्रहण होते थे। जैसे आज के समय में पंचायत लगती है, हम मान लेते हैं कि आज के समय में जो पंचायत लगती है, पंचायतों में 5 मुखिया होते हैं। उसी मुखिया को उच्च आसन पर बैठा दिया जाता है और लोग अपनी बातें रखते हैं। बातें रखने के पश्चात उसमें जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका निवारण करने के लिए वो निर्णय लेते हैं। उनका निर्णय सर्वमान्य होता है। उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में भी यही किया जाता था। युद्ध के बाद एक ऐसी सभा होती थी। ठीक, युद्ध के बाद एक सभा बैठा ली जाती थी। सिंपली युद्ध के बाद एक सभा बैठा ली जाती थी। इन सभा में जन के राजा जीती हुई चीज़ों को, यानी कि जो लोगों के राजा होते थे वो जीती हुई चीज़ों को बांटते थे। ठीक, लेकिन उसका कुछ भाग सुरक्षित रख लिया जाता था। किसके लिए? भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था और कुछ गांव में बांट दिया जाता था, यानी लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। उसके बाद
राजन्य और ब्राह्मणों को भी इसका हिस्सा दिया जाता था। कुल मिला के एक सुरक्षित भाग को रख लिया जाता था। मान लीजिए कि हम युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद हम जो भी सामग्री प्राप्त करते हैं उसमें से कुछ भाग को सुरक्षित रख लेते हैं भविष्य के लिए, और कुछ जो बची हुई सब वस्तुएं होती है उसको लोगों में आपस में बांट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों का खर्चा चल सके और जीवन व्यतीत हो सके। ठीक, उस समय धर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि धर्म क्या था। उस समय का जो राजा होता था, धर्म किस प्रकार, धर्म जो वैदिक संस्कृति का धर्म और यज्ञ होते थे। तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। अभी भी लोग स्तुति पाठ कराते हैं, स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिए। यज्ञ का कार्य पुरोहित करता था। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति काल में यज्ञ का जो कार्य होता था वो कौन करता था? वो पुरोहित करता था। यज्ञ सामूहिक होते थे जिसमें पुरुष और तथा महिलाओं को भी सहभागिता दी जाती थी। तो सीधे सीधे इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में महिलाओं को यज्ञ करने की आहुति थी, मतलब छूट थी अथवा नहीं? तो हाँ, थी। ठीक, इसके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो युद्ध में विजय दिलाते थे। ऐसा उनका मानना था कि इंद्र देवता ही हमको युद्ध में विजय दिलाते हैं। ठीक, वैदिक कालीन समाज कैसा था? चलिए हम बात कर लेते हैं उसके समाज की। वैदिक कालीन का जो समाज था वो कैसा था? वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था, यानी कि वो परिवार में रहते थे जिसका मुखिया वरिष्ठ पुरुष या सदस्य होता था। आज भी हम देखें तो अगर संयुक्त परिवार है तो उसका जो मुखिया होता है वो भी वरिष्ठ या बुजुर्ग व्यक्ति ही होता है। ठीक, जिसको हम कुलाप या गृहपति कहते हैं, ये हमने आगे भी पढ़ लिया था। जो परिवार होता है, परिवार में जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है जो पूरे घर का संचालन करता है। मान लीजिए हमारे और आपके पिताजी एक घर का संचालन करते हैं तो पिता हमारे क्या है? वो वरिष्ठ पुरुष हैं और वो गृहपति भी कहलाते हैं। आरंभ में 3 वर्णों में विभाजित था। कौन? जो आर्य समाज था, जो वैदिक समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। राजा, पुरोहित और अन्य जन। यानी कि जो राजा होता था उसके बाद पुरोहित जो यज्ञ वगैरह कराते थे, उसके बाद कुछ व्यक्ति जो उसमें रहते थे या निवास करते थे उनको भी जन में बांट दिया गया। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ठीक, मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति में जो वर्ण की व्यवस्था थी वो किस पे आधार थी? ये वो व्यवसाय के आधार पर थी। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे उनको वो ब्राह्मण कहलाए। ठीक, अब वो ब्राह्मण में बदल गए। ठीक, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए। उसके पश्चात जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। बाद में शूद्र नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद शूद्रों का नाम भी आता है। ठीक, जैसे चौथा वर्ण मिलता है जिसे युद्ध में हारे लोग होते हैं, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो युद्ध में हार जाते हैं उनको दास बना लिया जाता है। दास बनाने के पश्चात जो भी कार्य होते हैं, ठीक, वो ये दास के रूप में करते हैं, इसलिए इनको शूद्र कहा जाता है। धीरे धीरे व्यवस्था रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर हो गई। अब ये वंश परंपरागत हो गई। ठीक, परंतु जो व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर किसी पद को प्राप्त कर लेता था वो वहाँ से निकल सकता था। मान लीजिए कोई शूद्र व्यक्ति हो, उसकी योग्यता अच्छी है, शूद्र यानी कि गुलाम। यहाँ हम चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित नहीं है, यहाँ पर गुलामों से संबंध है। तो अगर वो अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने का मौका दिया जाता था और वो जीवन में सफल हो पाता था। महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त था, यह पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी वैदिक संस्कृति में। वेदों से हमें लोप मुद्रा, जो कुछ महिलाएं हैं उनका नाम भी मिलते हैं, जैसे लोप मुद्रा, साची, घोष आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं जो वेदों के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि वो विद्वान महिला थी। ठीक, आर्यों के मकान कैसे बने हुए थे? आर्यों के मकान बने हुए थे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से और घास फूस बने हुए थे। आर्य किस चीज़ का प्रयोग करते थे? आज दूध तथा उससे बनने वाले पदार्थों का प्रयोग करते थे। अन्न में वो कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग करते थे? जौ, गेहूं, चावल, जिसे ब्रीही कहा जाता है। ठीक, सिंपल तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है इन शब्दों का कि जौ किसे कहते हैं, गोधूम किसे कहते हैं, ब्रीही किसे कहते हैं। ठीक, तो आप इसको जान लीजिए कि जौ को जौ कहा जाता है, गोधूम को गेहूं कहा जाता है, ब्रीही को चावल कहा जाता है। इसका प्रयोग वो करते थे। इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। तो सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ठीक, अब इसकी कृति क्या थी? वो कृति कार्य कैसे करते थे? आर्यों को जंगल काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाया।
यानी कि जो आर्य थे उन्होंने भूमि योग्य बनाने के लिए जमीन को क्या किया, जंगल को काटना शुरू कर दिया। कृषि करने के लिए वो हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, दाल, धान आदि को भी उगाने लगे। उनकी आश्रम व्यवस्था कैसी थी, चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्यों की जो आश्रम व्यवस्था थी वो कैसी थी। व्यक्ति जीवन को व्यतीत करने के लिए आर्यों ने जीवन के 4 चरण में बांटा था। कौन कौन से? इन्होंने ब्रह्मचर्य में बांटा था। नंबर 1 ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक की उम्र थी। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद गृहस्थ हो जाता है। गृहस्थ आश्रम को उन्होंने 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में, यानी कि इसे पारिवारिक जीवन के रूप में बांटा गया। यानी कि जो भी जीवन होता है पारिवारिक, जिसमें शादी विवाह किया जाता है, वो 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु बताया। फिर उसके बाद वानप्रस्थ जो 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक है। इसमें सांसारिक सुख को त्याग कर वन में सादा जीवन व्यतीत करने के लिए बताया गया। फिर उसके बाद आता है संन्यास जो 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक या उससे अधिक आयु के लोगों को लिए होता था। ये आत्मचिंतन करना, ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो संन्यास लेते थे। ठीक, उनकी शिक्षा कैसी थी, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी देख लेते हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प की शिक्षा प्राप्त करते थे। उनके व्यवसाय कैसे थे? वैसे प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे, यानी कि वो पशुओं को पालते थे। ठीक, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से पशु पाले? उन्होंने गाय भैंस मुख्य उनके जानवर थे। फिर व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे, यानी कि उस समय जो गाय और भैंस जो पाली जाती थी वो उस जमाने के व्यक्तियों की संपत्ति मानी जाती थी। यानी कि जितने अधिक बैल, जितने अधिक गाय होंगे तो वो व्यक्ति उतना अमीर माना जाता रहा होगा। ठीक, गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता था, यानी कि इनको जो किसी वस्तुओं की जरूरत होती थी तो वो वस्तु विनिमय के रूप में गायों का आदान प्रदान करते थे। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में गाय को अधन्य कहा जाता है, अर्थात अधन्य का क्या अर्थ होता है? जिसका वध ना किया जाए। अधन्य का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है जिसका वध ना किया जाए, इसलिए वो गाय को पवित्र मानते थे और गाय के माध्यम से व्यापार करते थे अपना। ठीक, आसपास के किसानों द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो गए थे, जिससे हम पुरुष युद्ध वगैरह जो है यानी गाय को चुराने के पश्चात ही हुए थे। ठीक, और उन्हें दायुष्य कहते थे, कहा करते थे। शिल्प क्या थी इनकी? शिल्प को कला देख लेते हैं इनकी। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ को जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, शिल्प, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। ठीक, धातु का व्यवसाय करते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबे और कांसे का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक, यानी कि पहले ऋग्वैदिक काल में हमको लोहे का जानकारी नहीं प्राप्त थी, लेकिन इसका ज्ञान कब प्राप्त हुआ? हमको उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होता है। विज्ञान और उसकी प्रौद्योगिकी कैसी थी ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्य, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्र की गतियों का ज्ञान था, यानी कि जो प्राचीन समय से लोगों को सूर्य और पृथ्वी के बारे में ज्ञान प्राप्त था। ज्यामिति आकृति से परिचित थे। ठीक, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन आए थे ये देख लेते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल में जो परिवर्तन थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल क्या था और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था और इसमें जीवन स्थायी हो गया। ठीक, यानी कि लोग यहाँ रहकर खेती किसानी करने लग गए होंगे उत्तर वैदिक काल में और एक जगह पे रहना शुरू होंगे। ठीक, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, इसमें राजा का पद वंशानुगत हो गया था, अर्थात पहले राजा चुने जाते थे फिर बाद में वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था इसमें नहीं थी, इसमें भी वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई उत्तर वैदिक काल से। हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। ठीक, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, इसमें मुख्य व्यवसाय कृषि था। जब आप देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में वैदिक काल में व्यक्तियों का जीवन कैसा था। अगर हम वैदिक काल में कह सकते हैं तो उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछता है तो ठीक है, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। यदि इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछता है और पूछा जाए कि वैदिक काल में मानव का जीवन कैसा था, तो मानव जीवन गतिशील था। अगर उस पर पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल में मानव का जीवन कैसा था, तो स्थायी था। ठीक, अगर उससे सिंपल तरीके से पूछ लेता है कि वैदिक काल में राजा का पद कैसा होता था, तो राजा का पद चुना जाता था, राजा चुना जाता था। ठीक, यदि पूछे कि उत्तर वैदिक काल में
में राजा का पद कैसा था, तो वंशानुगत था। इन चीज़ों को समझना है हमको, इसके अंतर को समझना है, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल का पूर्व चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि वैदिक काल की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वैदिक संस्कृति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की थी। इसमें हम आर्यों के जीवन के बारे में जानते हैं और उसके अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।